अंकुश, आपसे शुरुआत करते हैं। चलो। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्वेश्चन नक्षत्र से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड? नक्षत्र से। नक्षत्र से रिलेटेड है। हाँ, बताओ। गुरु जी जैसे अपना मिथुन लगन में तीन नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। ठीक है। तो गुरु जी जैसे मतलब लगन में बृहस्पति बैठ जाता है और लगन जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र का है, ठीक है। लेकिन ये आर्द्रा नक्षत्र में है। जी। तो वैसे प्रभाव किसका ज्यादा रहेगा, लगन के नक्षत्र का या जिस नहीं, नक्षत्र में? ऐसे नहीं देखते नक्षत्र को। सबसे पहले ये नहीं समझना कि नक्षत्र का प्रभाव कम या ज्यादा। नक्षत्र जब ज्योतिष हम सीखते हैं तो नक्षत्र में ये कंसेप्ट नहीं है कि किसका प्रभाव ज्यादा रहे। हर नक्षत्र अपना गुण प्रोवाइड करवाता ही करवाता है। अब इसको ऐसे समझो, ग्रह जब किसी नक्षत्र में जाएगा, ग्रह जब किसी नक्षत्र में जाएगा तो ग्रह का तो अपना गुण है ही है। तो आपने देखना है कि इस नक्षत्र के अपने गुण क्या है। वो अपना गुण उस ग्रह के साथ मिक्स करेगा ही करेगा, वो मानेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति का चंद्रमा मेष राशि में है, पर वो कौन से नक्षत्र में है? अश्विनी नक्षत्र। अब अश्विनी नक्षत्र के भी चरण हैं, हम उतना आगे नहीं जाएंगे, मैं एक समझाने के पर्पज से बता रहा हूं। तो चंद्रमा के तो अपने गुण हैं ही हैं, उसकी शीतलता, उसकी शांति, और उसका आनंद, उसकी चंचलता, उसकी कल्पनाशीलता, ये चंद्रमा के गुण हैं। पर जैसे ही वो अश्विनी नक्षत्र में आया तो अश्वनी के हमें देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे कि अश्वनी का क्या गुण है, अश्वनी कौन है। और तो पूरी उसकी एक हिस्ट्री है, हर नक्षत्र की अपनी एक हिस्ट्री है कि अश्वनी का जो मुख है वो घोड़े के समान है, यानी कि वो देखने में घोड़े के समान लगता है। इसका मतलब घोड़े वाले गुण उसके अंदर आ जाएंगे उस व्यक्ति में। वो तो चंद्रमा में अपने घोड़े वाले गुण इंड्यूस कर देगा। पर अगर हम सिंपल भाषा में करें तो भाई, अश्वनी क्या प्रोवाइड करता है एक इंसान? तो आता है कि या तो व्यक्ति को वैद्य बनाता है, या इंजीनियर बना देता है, या हीलर बना देता है। अच्छे मायने में तो वो वैद्य है। अब वैद्य को समझ में नहीं आ रहा तो आप ये कह सकते हो, प्रॉब्लम को डायग्नोज करने वाला। हु इज अ डॉक्टर? जो प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में सक्षम हो। तो उस व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी? प्रॉब्लम को डायग्नोज करने वाली। अब क्या चंद्रमा का गुण कम हो गया? नहीं, चंद्रमा के सारे गुण वही हैं, बस अश्विनी नक्षत्र के गुण भी मिक्स हो गए। अब उसमें वही चंचलता तो मिलेगी, कल्पनाशीलता मिलेगी, इमोशंस मिलेगा, पर उसमें साइंटिस्ट होने के गुण मिल गए। क्योंकि साइंस से ही पढ़ा जाएगा ना, चाहे वो ज्योतिष बने, चाहे वो जो वैद्य बने, चाहे वो इंजीनियर बने, तीनों में ही साइंस काम करेगी। तो उसकी सोच कैसी है? वो कल्पना प्रिय है, उसको कल्पनाएं करना बहुत अच्छा लगता है। बट जब भी वो प्रैक्टिकली सोचेगा ना, तो हमेशा वो साइंस को आगे रखेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ग्रह अपना गुण तो देता ही देता है, नक्षत्र अपना गुण पर जोड़ तरीके से देता है, फुल तरीके से, फुल फ्लैश देता है। इसीलिए तो कई बार जो लोग वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र नहीं पढ़ते, समझना, जो लोग वैदिक ज्योतिष के अनुसार चलते हैं पर नक्षत्र नहीं समझते, उनको बड़ी दिक्कत आती है। प्लेनेट को कई बार वो समझ नहीं पाते। जब भी मुझे कोई कहता है कि मुझे वैदिक ज्योतिष से रिजल्ट नहीं मिला या लाल किताब से रिजल्ट नहीं पढ़ मिला, मैं स्टूडेंट की बात कर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक क्लाइंट की बात नहीं कर, मैं स्टूडेंट की बात कर, तो मैं तुरंत समझ जाता हूं इसे ना वैदिक ज्योतिष आया है, ना इसे लाल किताब आई है। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक वॉल पे जाकर एक ने लिखा कि लाल किताब का कोई बेस नहीं होता।
तो बेचारा वो रोज आता था, ये लिख के जाता था कि लाल किताब का कोई बेस नहीं होता। उसने भी पक्का निश्चय बना लिया है, तो क्या जवाब दे? अगर बेस नहीं होता तो तू पूरा वीडियो देखता ही कहीं को है। तेरे को लाल किताब वाले चैनल पे आना ही नहीं चाहिए। अगर मुझे पता है, जैसे टैरेट कार्ड के बारे में मेरी एक अपनी सोच है, और मैं फिर भी रोज टैरेट कार्ड का वो भी देखूं और उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स भी करूं, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उस व्यक्ति की खुद की ही मानसिकता गफलत वाली है। हमारा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसी के साथ है, मानसिक समस्या का। वैदिक ज्योतिष में जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, नक्षत्र अगर आपको बहुत डीप में जाना है, आपको रिसर्च लेवल पर जाना है, तो आप नक्षत्र को इग्नोर नहीं कर सकते। नक्षत्र को समझने में बड़ा परेशानी आती है, उसमें भी एक ही बड़ी समस्या है। अब तक कोई बहुत बेहतरीन पुस्तकें नक्षत्रों के द्वारा फलादेश के ऊपर अभी तक नहीं लिखी गई। इसकी बड़ी भारी कमी है। नक्षत्र के गुण सबने लिख दिए, प्रभाव सबने लिख दिए, तत्व लिख दिया, डिटेल में डिस्क्रिप्शंस लिख दिया, बट जब वो किसी ग्रह के साथ मिक्सअप होगा, वो नहीं लिखा। दूसरा तरीका होता है केवल हम नक्षत्र से ही देखें, तो नक्षत्रों से देखने का चक्कर अलग तरीके से आता है कि जैसे कौन से नक्षत्र से कौन सा नक्षत्र किसने नंबर पे आ रहा है। जैसे चंद्रमा से मंगल बैठा है पांचवें भाव में, तो हम कहेंगे कि त्रिकोण में बैठा है भाई चंद्रमा से। अपन वैदिक में यही कहते हैं ना कि त्रिकोण में बैठा, अपने से पांचवा बैठा है। बट जब हम नक्षत्र के द्वारा देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि मंगल किस नक्षत्र में बैठा है। अब मान लो मंगल जो बैठा है वो ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिसकी गिनती अश्विनी से 11 नंबर पे आती है। अगर अश्विनी से गिनना करेंगे तो 11 नंबर पे आती है। तो नक्षत्र ज्योतिष कहता है वो पंचम के परिणाम नहीं देगा, वो 11वें भाव के परिणाम देगा। वो नक्षत्र 11वें भाव के परिणाम देगा, यानी मंगल से जो रिजल्ट आएंगे वो 11वें भाव के आएंगे, ना कि पंचम के आएंगे। पॉइंट समझे? ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पहली बात तो नक्षत्र के जानकार ये सीक्रेट फार्मूले को खोलते नहीं है आज तक भी, टिल नाउ। वो आएंगे, नक्षत्रों के गुण बताएंगे और कोई टिपिकल सी बात बता करके निकल जाएंगे, ताकि बंदे को छोड़ दो बस, ताकि बंदा घूमता रहे गोल गोल, है ना, फिर वो हमारे पास आएगा। तो अभी वो हो रहा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा वो नहीं है। दूसरा, नक्षत्र को सीखने के लिए आपको फिर मैथोलॉजिकल बुक्स में जाना। हर नक्षत्र की अपनी एक स्टोरी है, मैथोलॉजिकल स्टोरीज है। वो नक्षत्र में गुण आया कैसे? अगर आप मैथोलॉजिकल स्टोरी को नहीं समझते तो आपको याद करना ही महाभारत हो जाएगा। इसमें ट्विस्ट बहुत है नक्षत्र में। जैसे भरणी नक्षत्र, और मैं कहूं भरणी नक्षत्र का जो ग्रह है वो तो शुक्र है। आप एकदम सारे खुश हो जाएंगे, अरे शुक्र है, शुक्र है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्योंकि ये तो एंजॉय का प्लेनेट हो गया। बट भाई उसके देवता तो यमराज है। भरणी नक्षत्र कहा देवता यमराज है, वहां पे तो चर्चा ही मृत्यु की हो रही है। अब यमराज से क्या टॉपिक पे बात? कोई बात ही क्यों करना चाहेगा? तो चाहता ही नहीं यमराज आए। समझ रहे बात को? और हम उसको कह रहे हैं अरे यार ये तो शुक्र का नक्षत्र है, क्योंकि बेसिक पढ़ने वाला अक्सर यहां तक सीमित हो जाता। वो अपना उठाएगा, अपनी कुंडली में देखेगा कि अरे ये तो भरणी नक्षत्र का स्वामी तो शुक्र है, तो शुक्र तो बहुत बढ़िया है। और वो उसका मन बना बैठेगा कि यार ये नक्षत्र तो ऐसे नहीं ऐसे काम करेगा। अब किसी का जन्म नक्षत्र भरणी है, सही। अब भरणी में वो बड़ा खुश हो जाएगा। पर उसका देवता कौन है? यमराज। नक्षत्र है, कौन है देवता? तो यमराज है। यानी उसका कंट्रोल
किस शक्ति के पास है, उसकी सोच कहां से डेवलप। नक्षत्र ऐसे इंटरनल गुणों को देते हैं जिसको इंसान कभी कभी नहीं समझ पाता। जैसे अब अश्विनी नक्षत्र गुण जो दे रहा है उस व्यक्ति के अंदर, चाहे वो कुछ भी करता हो, उसका रुझान वैद्यगिरी में होगा ही होगा, आयुर्वेद में होगा ही होगा। वो वैद्याचार्यों के बाद चक्कर लगाएगा ही लगाएगा। जब भी बीमारी होगी वो आयुर्वेद को अजमाएगा ही अजमाएगा। वो चाह के कहीं और जा ही नहीं सकता। उसको आप नेचुरोपैथी की बात बताओगे, उसको बड़ा अट्रैक्ट करेगी, चाहे वो हो साइंटिस्ट। उसको आप ज्योतिष की बात करोगे, वो ज्योतिष की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। वो ज्योतिष सीखेगा ही सीखेगा, वो अध्यात्म सीखेगा ही सीखेगा। क्योंकि जो अश्वनी थे, ये दो भाई हैं, इन्हें अश्वनी कुमार भी कहा जाता है, और ये देवताओं के वैद्य थे। ये देवी देवताओं का इलाज करते थे, और जिसको बड़ी भयंकर बीमारियां होती थी उनका इलाज करते थे, और हमेशा भ्रमण करते रहते थे। तो अब उसकी स्टोरी से आपने दिमाग लगाना है कि अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति को भ्रमण करना बहुत अच्छा लगेगा। वो जगह जगह जा करके आज बॉम्बे चला गया, फिर मद्रास चला गया, फिर हरियाणा में पहुंच गया, पंजाब में पहुंच गया। अगर वो नहीं भी जा रहा तो उसको बैठा बैठा वो ज्ञान ग्रहण करेगा, पंजाब में क्या होता है, राजस्थान में क्या होता है, उनकी कल्चर को ही पकड़ के बैठ जाएगा। सीखने की कोशिश करेगा। अश्विनी कुमार की खासियत है ये। अब वो गुण तो देगा ही देगा। अगर वो टीचर है, जब भी, चाहे वो बढ़ई का काम कर रहा है, चाहे वो मोची पने का काम कर रहा है, उसका रुझान तीन जगह जाएगा ही जाएगा, ज्योतिष में, वैद्य में, और इंजीनियरिंग में। ये मशीन कैसे काम कर रही है, क्योंकि नक्षत्र ने अपना गुण दे दिया। और जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, जिसे आप अपना जन्म नक्षत्र कहते हो, वो तो आपके मन में समा गया। बार बार इच्छा वो यही करेगा। इसीलिए तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी शुक्र ग्रह को लेकर के। हम सुनते हैं यार शुक्र ग्रह बड़ा बलवान है, और लोग कह देते हैं अरे यार शुक्र बलवान है, इसका मतलब तो तेरे बड़े अफेयर चलेंगे, तेरे को जीवन में बहुत स्त्रियां का वो आएगा। वो कह रहा है इधर ब्याह नहीं होकर के दे रहा, इधर शादी नहीं होकर दे रही। अब हो सकता है कि कोई ऐसे नक्षत्र में शुक्र बैठा है जिसका अटैचमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे। तो नक्षत्र अंकुश बहुत गहरे हैं। चलिए, गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनीता शर्मा जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी मुझे पूछना था कि दो विपरीत ग्रह का उपाय अगर 45 दिन करना है, जैसे गुरु और राहु का, तो गुरु का उपाय करने के कितने दिन के बाद राहु का उपाय करेंगे? सिर्फ 7 डेज का गैप भी ले सकते हो आप। अच्छा, 7 डेज के बाद उसका उपाय हाँ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते और और दूसरा ये था मुझे क्वेश्चन कि अगर किसी भाव में शनि और गुरु एक साथ बैठा है, लेकिन उसके बुनियाद में सूर्य, बुध और चंद्रमा एक साथ बैठा है, तो दोनों हो। का तो शत्रु भी है मित्र भी है, तो इसको कैसे समझेंगे? पहले तो यहाँ पर आपने समझना है कि शनि के कौन शत्रु है। शनि के शत्रु सूर्य हो गया और चंद्रमा बस हो गया। बस बस बस, नहीं वो चंद्रमा चंद्रमा शत्रु नहीं है, वो तो उसके साथ आके खुद ही फंस जाता है बेचारा। अच्छा, वो तो तो खुद मैंने तो पीड़ित हो जाए। समझो बात को, जी हमेशा ना लॉजिक में जाओ ज्योतिष को सीखने के लिए। रट्टा मत मारो जी कि विष बन गया फलाना बन, नहीं। चंद्रमा चंचल है। चंद्रमा चंचल है। उसके अंदर चंचलता भरी हुई है, कल्पनाएं भरी हुई। वो प्रैक्टिकल चीजों के बारे में नहीं सोचता। वो लाइफ में कितनी टफनेस है उसके बारे में नहीं सोचता, वो सोचना पसंद ही नहीं करता। उसको सोचना है कि मुझे आनंद कहाँ मिले, बस। चंद्रमा का एक और एक ही उद्देश्य है कि मुझे एंजॉय कहाँ मिले। फिल्म देखने में मिलेगा, ख्वाब देखने में मिलेगा, किसी से रोमांस करने में मिलेगा, किसी पिकनिक वाली जगह पे जाने को मिलेगा। सिर्फ वो ये सोचता है।
शनि के एक साथ क्या चक्कर है, शनि कहता है मैं ख्यालों ख्वाबों से दूर हूं। जो जिंदगी की सच्चाई है मेरे को सिर्फ उसी पे यकीन है। इस संसार में आए हो तो मरना पड़ेगा, ये शनि की फिलॉसफी है। इस संसार में आए हो तो दुख उठाना पड़ेगा, इस संसार में आए हो तो मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। चंद्रमा कहता ना ना, ये सब काम ही तो नहीं होने चाहिए, ये सारे काम नहीं होने चाहिए। काहे को बीमार होना, काहे को तकलीफ आनी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो मन की शांति चाहिए। अब मन की शांति तो जब भी मिलेगी जब ये न दुख होगा, न दर्द होगा, न परेशानी होगी, जब शरीर भी अच्छा होगा, पास में पैसा भी होगा, जो उसका दिमाग सोच रहा है उस हिसाब से वो कर भी पा रहा है। शनि की दुश्मनी चंद्रमा से नहीं है। शनि के पास आकर के चंद्रमा खुद अपने आप को बेकार महसूस करने लग जाता है, अरे यार कहां फंस गए। एक आदमी रोमांटिक आदमी है, किसी का नेचर रोमांटिक है, अब वो आया अपने दोस्त से मिलने और वो बात ही मौत की कर रहा है, बात ही बीमारियों की कर रहा है, बात ही वो कर्जे की कर रहा है, बात ही वो परेशानियों की कर रहा है। चंद्र प्रधान आदमी भाग जाएगा, अरे भागो यार, आज का तो बड़ी भारी मुसीबत होगी, इसके बाद दोबारा आना ही नहीं इस पट्टे के पास। कोई अच्छी बात ही नहीं कर रहा, कोई अपना किस्सा ही नहीं सुना रहा। वो तो आते ही एक बात करेगा, तेरा कहीं अफेयर चल रहा है, और उसने कह दिया गलती हाँ चल रहा है, वो कहेगा अच्छा अच्छा बता क्या हो रहा है बता। वो फील करेगा एंजॉय, क्योंकि उसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए लोग अच्छे लगते, उसको दुखी चेहरे, परेशान चेहरे, मुसीबतों की बात करते हुए चेहरे अच्छे नहीं लगते। शनि का गुण क्या है, शनि के अंदर दुख सहन करने की कैपेसिटी ज्यादा है। चंद्रमा का गुण क्या है, वो दुख पास भी नहीं पटकना चाहता, इसलिए वो गड़बड़ है। तो आप बेस में जाओ, उसके बेस क्या है, शनि का दुश्मन सूरज है, शनि का दुश्मन जी सूरज है, शनि का दुश्मन मंगल है। क्यों है, मंगल कहता पीटो जो मेरी बात नहीं मान रहा, जो नहीं मानता उसको कूट दो पीट दो। शनि कहता है न्याय करना है। क्यों पीट दो भाई, गरीब आदमी तो पीट दोगे क्या, नहीं पीट सकते तुम। ये शनि की फिलॉसफी है। मंगल नहीं देखता गरीबी नरीबी, वो पीट दे। आपने देखा हो ना, बड़े सारे किस्से हो जाते हैं, जी कोई बेचारा रिक्शे वाले को थप्पड़ मार के भाग जाता है, कोई चौकीदार को थप्पड़ से पीट देता है, कोई उसकी गुद्दी पकड़ लेता है। कौन है ये लोग, जिनका शनि कमजोर है, जिनके लिए शनि अच्छा नहीं है, उनके अंदर शनि अपना दुर्गुण दे देता है। जिनका शनि अच्छा है तो न्याय प्रिय हो जाते हैं। उनको तो वो बेचारे छोटे से छोटे आदमी की भी पर कंधे पर हाथ रख करके कहेंगे और कहेंगे बता मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं। ये कहने का मादा उसका है जिसका शनि अच्छा है। वो वर्कर, मजदूर, गरीब, इनकी भावनाओं को समझता है। इसीलिए कहते हैं ना, एक इंसान को समझना हो कि इंसान कितना अच्छा है कितना नहीं है, तो देखो उसके यहाँ पर नौकर जो है वो कितने साल पुराना है। नौकर कौन है, शनि। जिसके अंदर नौकर को रखने की, जिसके अंदर नौकर को बहुत सालों तक रखने की कैपेसिटी है, और नौकर आपसे खुश है, उसका शनि अच्छा है। सिंपल। ग्रहों को पहचानने के बहुत सारे जो है पॉइंट होते हैं कि हम समझ जाएं किसका ग्रह कमजोर है किसका नहीं है, स्ट्रांग किसका है। आप रिश्ता करने जाओ, किसी के परिवार में रिश्ता करने जाओ, मत पूछो क्या टर्न ओवर है तेरी, टर्न ओवर में कुछ नहीं रखा, ये घटती बढ़ती रहती है। ये देखो उसके यहाँ जो नौकर काम करते कितने साल से, काम वाली कितने साल से है, कितना साल पुराना ड्राइवर है उसका, क्यों क्यों नहीं छोड़ के भाग रहा। उतना ही शनि अच्छा है, और जितना शनि अच्छा है उतना ही कमाने खाने की अकल उसमें बहुत अच्छी है। ये ध्यान रखना, आज नहीं तो कल वो बंदा चमक जाएगा। राजनेता कौन अच्छा होता है, जिसके वर्कर बहुत पुराने, वो राजनेता कभी भी नीचे नहीं डूब सकता।
जिन नेताओं को ये ज्ञान नहीं है ना, जो कहते हैं इस्तेमाल करो राजनीति में, वो नेता कभी नहीं बन सकते। एक बार जीतेंगे, दोबारा जनता बात नहीं करती उनके साथ, क्योंकि जिताता कौन है? जिताता वर्कर है। आपकी तारीफ कौन करेगा? आपकी तारीफ आपका नौकर करेगा आपके पीठ पीछे से। जो आएगा वो बताएगा, अरे साहब साहब तो देवता आदमी है, इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर नौकर आपकी तारीफ करता है, नौकर आपसे बहुत खुश है, समझो शनि खुश है। तो आपको ग्रहों से रिलेट करना है व्यक्ति के गुणों को, व्यक्ति की लाइफ को। कल मैंने क्लास में बताया कि भाई तुम लोग है ना, क्रिटिसाइज मोड में मत जाया करो, बहुत जल्दी क्रिटिसाइज मोड में मत जाओ। आलोचना भी करनी है तो फैक्ट्स के आधार पर। तुम्हारे मन को क्या फील हो रहा है उसके चक्कर में मत जाओ। मैं क्यों क्रिटिसाइज करूं? तुम्हारे मन को क्या फील हो? मन को तो पता नहीं क्या क्या फील हो जाता है। क्रिटिसिज्म इज अ डिफरेंट थिंग। अगर फैक्ट्स के आधार पर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी और इस बात पर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, ये गलत चीज है। आपके पास मुद्दा कुछ नहीं है। अब एक व्यक्ति, एक बार पुरानी बात बताता हूँ, किसी होटल में गए और उन्होंने कहा ये रूम कितने का है? उसने कहा भाई ये रूम तो 6500 रुपए का है 1 नाइट। उसने कहा अच्छा तो कम कर दो इसके रेट। उसने कहा जनाब इतना कम नहीं करूंगा, मैं तो 500 रुपये कम करूंगा, चलो। उन्होंने कहा मैं 6000 रुपये में कर दूं। उन्होंने कहा नहीं 4000 रुपये में दो। अब उसने कहा जी मैं 4000 में नहीं दे सकता, जो भी रिसेप्शनिस्ट था। उसने कहा तेरे होटल में है ही क्या जो जो तू इतना लगा? अरे होटल के अंदर हम गए नहीं, तुमने देखा नहीं, उसकी सर्विस देखी नहीं, रात भर तुम रुके नहीं, और शुरू हो गए ये बोलने के लिए कि होटल ही खराब है। अरे अभी तो तुम तैयार हो रहे थे। अगर वो 4000 रुपये बोल देता तो तुम खुशी खुशी रह लेते। इसे कहते हैं फैक्ट बेस। ये क्रिटिसिज्म नहीं है। और धमकी दे दी मैं गूगल पे लिख दूंगा, आप डरा रहे हो उसको, गूगल पे लिख दोगे किस बात की? वो कहता है जी नहीं करूंगा, जहां मन करे वहां लिख दो। अब ऐसी मानसिकता के साथ आप कैसे डील करोगे? इन लोगों के शनि ग्रह कमजोर है। बड़ा सिंपल है चीजों को समझना। एक व्यक्ति प्रैक्टिकल फैक्ट्स को नहीं समझना चाहता, ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहता है, उसका चंद्रमा है, वो चंद्र के अधीन होकर के चल रहा। आप उसे कहे जाओ कॉफी पीने से एसिडिटी हो जाएगी, उसका मन कर रहा है कॉफी पीने को, पिएगा चाहे डॉक्टर ने मना कर दी हो। यह चंद्रमा का अधीन व्यक्ति। शनि के अधीन कौन है? डॉक्टर ने मना किया ये काम नहीं करना हो, बिल्कुल वेल डिसिप्लिन हो गया, अच्छा जनाब आज से बंद। क्योंकि उसने लॉजिक में गया, प्रैक्टिकलिटी में गया। इसलिए विज्ञान के पीछे शनि का बहुत बड़ा हाथ है। कभी आपने सोचा कि ये सारी मशीनरी शनि के अंडर में क्यों कर दी? मशीन में विज्ञान लगा है ना। मशीन कोई हवाई तो नहीं बन गई ना, उसका एक मैकेनिज्म है। हर चीज का एक मैकेनिज्म है, हर मशीन का एक मैकेनिज्म है। जिसका मैकेनिज्म है, जो प्रैक्टिकल आधार के ऊपर हो रहा है, उसमें शनि का रोल है ना। आप चंद्रमा का क्या भरोसा भाई? है वो कहे भगवान मेरे को घोड़ा भेज दे, पर घोड़ा ऐसा भेज जिसके पंख लगे हों, और मुझे जहाज की जरूरत नहीं है। मैं घोड़े पे बैठूं और पंख वाला घोड़ा मुझे सारी जगह घुमा करके लेकर के आए। और उससे पूछें, अगर आप उससे पूछें क्या पॉसिबल है, कहेगा बिल्कुल पॉसिबल है, मैंने फलानी कहानी में पढ़ा है। जब फलानी कहानी में पढ़ा है तो मेरे साथ भी तो हो सकता है कि उड़ने वाला घोड़ा मैंने सुना है। और उसको लगता है वास्तव में कि हाँ ये आ जाएगा एक ना एक दिन तेरे पास। शनि इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करता। शनि कहता है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जब भी, इसीलिए साइंस को हम क्या कहते हैं? साइंस एक सिस्टम है।
वो रिजल्ट बेस है। साइंस एक सिस्टम है, वो रिजल्ट बेस है, इसलिए वो शनि के अधीन है। हम क्यों कहते हैं कि शनि जिनका अच्छा होता है वो करोड़ों में खेलते हैं? उसके पीछे भी रीजन है। जिस आदमी का लॉजिकल ब्रेन काम करता है, जो प्रैक्टिकल थ्योरी को समझता है अच्छे तरीके से जीवन, जो पैसे की इंपॉर्टेंस को समझता है, जो संग्रह करने की कैपेसिटी रखता है, जो दूर की सोचने की कैपेसिटी रखता है, दूरदर्शिता, ये शनि का गुण है। जो अगले 10 साल की भी सोच के बैठा है कि क्या होगा, वो शनि का गुण है। शनि का गुण है जब भी तो वो व्यक्ति अमीर बनेगा। जो नहीं सोच रहा अगले 6 महीने की भी। छोटा वर्कर अपने बच्चे का जन्मदिन मनाता है, 11,000, 12,000, 15,000 पे उड़ा देता है। उसे पूछो कमाता कितना है, 15,000 कमाता है जी। आप कहेंगे क्या बेवकूफी है? बस ये बेवकूफी के कारण ही वो गरीब है। शनि प्रधान आदमी भी 15,000 रुपये कमा सकता है, पर वो खर्चा ही 3,000 का करेगा, 12,000 रुपये बचा लेगा। यह है शनि का गुण। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप ये देखते हैं कौन ग्रह किसकी जड़ में बैठा है, तो उनके गुणों का अवलोकन करो। कौन किसके गुण का विरोध करेगा, कौन किसके गुण का विरोध करेगा। शनि की जड़ में सूरज है, शनि की बुनियाद में सूरज है, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वो जरूर शनि को डेंट मारने का काम करेगा। क्योंकि सूरज राजा है, सूरज राजा है भाई। सूरज कहेगा राजा बन, शनि कहेगा ऐसे कैसे बन जाएगा राजा। पहले तो गरीबी को समझ, राजशाही को मत समझ, गरीबी को समझ। तो क्या होगा, आप प्रैक्टिकल समझा करो उसके दिमाग में क्या चल रहा। ही इज ए कंफ्यूज्ड कि मैं राजा बनूं कि मैं नौकरी करूं, मैं करोड़पति बनूं क्या मैं अपना काम करूं। ये कंफ्यूजन उसके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। हाँ, शनि में एक कमी है। क्या कमी है? वो कहता ऑर्डर देने वाला मुझे पसंद नहीं। इसलिए आप देखना, मजदूर तबका बहुत जल्दी स्ट्राइक पे चला जाता है। छोटी सी बात के ऊपर भी वो स्ट्राइक कर सकता है। पर जो मैनेजर लेवल का तबका है, उसको आप दो बात सुना भी दोगे ना, वो स्ट्राइक पे नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है उनको गुस्सा नहीं आता? आता गुस्सा। वो पूरा गणित भाग करेगा, अगर मैं इस बॉस से झगड़ा करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इस बॉस के मुंह के ऊपर ये कह दूं तो क्या होगा, ये बॉस मुझे निकाल देगा तो फिर क्या होगा। वो हर चीज के बारे में एक एक पॉइंट सोच रहा है दिमाग। जब तक उसके पास दूसरा जॉब हाथ में नहीं है, वो नेवर फाइट विद बॉस। वो अपने बॉस से झगड़ा ही नहीं करेगा। परंतु जो मजदूर है कहेगा हु आर यू, तुम ऑर्डर देने वाले कौन हो। झगड़े किस बात के होते हैं फैक्ट्री में? बॉस ने आके कहा ये फैक्ट्री भाई भाई ऐसा है, ये मशीन 1 घंटे और चलानी है मुझे, प्रोडक्शन का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा सर। बाबू जी 8 घंटे की बात है तो 8 घंटे ही होगा, जाओ लो कर दी मशीन बंद, कर लो जो मेरा क्या करना है। यानी कि उसको परवाह नहीं है कि ये मेरा क्या कर सकता है। एक्चुअली में उसको परवाह नहीं है, उसको आगे का भविष्य का दिखाई ही नहीं दे रहा। वो उसी समय झगड़ा कर ले। और उसको कहोगे तो क्या करेगा? वो कहेगा नौकरी बहुत है मेरे पास। और सही बात है, वो सही कह रहा है। आजकल देश में ही बहुत बड़ी समस्या है कि साहब सरकारें नौकरी नहीं दे रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई सरकार नौकरी नहीं देगी आगे आगे। ये सरकारें दुखी होकर के नौकरियां देनी बंद कर रही है। सरकारी नौकरी बहुत अच्छी चीज है। अब मेरा मन क्या कहता है? मेरा मन कहता है मैं सबको नौकरी दे दूं सरकारी। क्योंकि सरकारी जो नौकरी वाला व्यक्ति है ज्यादा हेल्दी रहता है, उसको टेंशन कम रहती है। प्राइवेट सेक्टर टेंशन बहुत देता है। पर सिर्फ पीछे की सरकारों का अनुभव यह कहता है कि इन स्ट्राइक की वजह से उन्होंने देश को किसी और मुकाम पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी आओ चाहे कांग्रेस आओ, नौकरी किसी के पास नहीं है। आप कहोगे नौकरियां क्यों नहीं है? नौकरियां हैं पर देना कोई नहीं चाहता।
कि उनको पता है यहाँ तो झगड़े हो जाएंगे, कौन फसाद करेगा। बोला लो पंगा हो गया, बोला आज रोडवेज बंद, आज रेलवे बंद, आज बैंक बंद, आज फलाना बंद। वो देखते हैं यार ये आईसीआईसी वाले तो नहीं लड़ रहे, एचडीएफसी वाले तो नहीं लड़ रहे, पर हमारे वाले लड़ रहे हैं, कहते बंद। अब उनके चक्कर में कहते तुम भी बंद करो, खबरदार जो तुमने नहीं करा तुम भी बंद करो, तुम भी शटर डाउन करो। ये शटर डाउन करने की जो क्रिया है ये गड़बड़ है। जिनका मंगल पावरफुल हो जाएगा, शनि कमजोर हो जाएगा, वो हमेशा रिबेल करेंगे। फिर से सूत्र देता हूं, जिनका शनि कमजोर हो जाएगा, मंगल ताकतवर आ जाएगा, वो हमेशा झगड़ा। वो कहते हैं बाप बेटे का झगड़ा। बाप बेटे का झगड़ा जब ही होगा जब शनि खराब हो जाएगा व्यक्ति का, मंगल पावरफुल हो जाएगा, वो अपने बाप को नहीं माने। कहते हैं सूरज शनि का झगड़ा, और सूरज शनि के झगड़े में हर एक केस में नहीं होता ऐसा। वो जब ही होगा जब मंगल पावरफुल हो जाएगा और शनि कमजोर हो जाएगा लड़के का, वो अपने बाप से भिड़ जाएगा। और बाप क्या करेगा, बाप तो फिर राजा ही है, वो तो सूरज है, वो उठा के बाहर फेंक देगा, जा मैं तुझे कुछ नहीं देता। दैट्स ए फैक्ट। फिर वो कहेगा, मैं हर जगह बताएगा मेरे बाप ने मुझे निकाल दिया, मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं करा, मेरा बाप तो बेकार आदमी है, मेरा बाप ही मेरा दुश्मन बन गया। तो आपको जब तक गहराइयां नहीं पता चलेगी, जब तक आप चीजों को भी नहीं समझ पाओ। ठीक है। हाँ दीपक शाह जी। धन्यवाद गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, दो क्वेश्चन है मेरे। गुरुजी, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम अगर वैदिक के हिसाब से देखें और समझो कोई ग्रह अगर बुरी अवस्था में आ गया है, पिट गया है, लेकिन नीच का नहीं है, अगर लाल किताब से टर्मिनोलॉजी में कहूँ तो मंदा हो गया है, बद हो गया है, और उसके विपरीत दूसरे सिचुएशन में वही ग्रह अगर नीच का हो गया है, तो ये दोनों में उसके इफेक्ट्स में क्या मेन फर्क आता है, उनके रेमेडीज में क्या फर्क होते हैं? एक तो नीच का ग्रह जो होता है, इसके नीच भंग होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। मोर देन 80% चांस होते हैं, मोर देन 80% कि उस ग्रह का नीच भंग हो जाए। नीच ग्रह क्या है पहले ये समझो। नीच ग्रह आपको बुरे एक्सपीरियंस करवाता है, बुरे एक्सपीरियंस करवाता है और बार बार करवाता है। अब मनुष्य का मनोविज्ञान को समझो। मनुष्य की खासियत होती है, हर मनुष्य की, वो हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ चलता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक व्यक्ति का मंगल नीच राशि का है। नीच राशि का मंगल क्या करता है, उसको डरपोक बनाता है, उसको झगड़े को अवॉइड करवाता रहता है। फिर उसको एक एक्सपीरियंस आता है, यार कुछ लोग तेरे को झूठे मूठी डरा करके तो अपना फायदा निकाल के ले जाते हैं, तो छोटी सी बात में डर जाता है। अगर तू ना डरे तो बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो सकता है। तुझे हर बात पे डरने की जरूरत नहीं है, वो 2-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद फील करेगा। अब वो क्या करेगा, उसके बाद क्या है ऑप्शन, उसके बाद एक ही ऑप्शन है कि स्थिति से निजात पाई जाए, छुटकारा पाया जाए। अब वो कहता है यार जहां पर मौत का डर होगा, बहुत बड़े झगड़े का डर होगा, या बहुत बड़ा आदमी होगा जिससे हम टक्कर नहीं ले सकते, मैं सिर्फ उसी से डरूंगा, पर एक आम आदमी से नहीं डरूंगा। उसने एक लेवल फिक्स अपने दिमाग में कर दिया। अब वो हर जगह नहीं डर रहा है। यही नीच भंग हो गया। जीवन में कोई भी ग्रह नीच का होगा, एक ना एक दिन उसका नीच भंग हो ही जाए। आप कब तक पिटोगे उस ग्रह से। एक बच्चे को कहा जाए तू भाग और हम तेरे पीछे डंडा लेके दौड़ेंगे, जैसे ही तू पकड़ा जाएगा हम डंडा मारेंगे, वो बच्चा एक ना एक दिन ऐसी कला सीख लेगा कि तुम्हारी पकड़ भी नहीं आए। होता है कि नहीं होता, ये मनुष्य की खासियत है। आप कहो जाओ छुप जाओ, जैसे ही मैं मिलोगे मैं डंडा मारूंगा। वो ऐसी जगह छुपेगा तुम्हें उस टाइम पीरियड में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका दिमाग काम कर रहा है उसी तरीके से कि मैं ऐसा कैसे इस आदमी को चकमा दूं कि मुझे पकड़ ही ना पाए।
जिसे आप कह सकते हो डिफेंस सिस्टम। मंगल नीच का मतलब उसका डिफेंस सिस्टम मजबूत हो गया, अपने आप को बचाना कैसे उस कला में महारत हासिल करके बैठा है। वो ऐसी झगड़ों में, ऐसी प्रॉब्लम में फंसने को ही अवॉइड करे। आप उसे कहो यार ये तू अफीम का काम कर ले, इलीगल ड्रग्स का काम कर ले, वो कहेगा बाबूजी चाहे तू दे 1 करोड़ रुपए महीना, मैंने जाना ही नहीं इसका। ये है नीच का मामला। तो नीच का ग्रह एक आयु के बाद आपको राहत दे देता है। राहत का मतलब वो राहत कुछ नहीं दे रहा, आपको उस ग्रह की नेगेटिविटी से बचना आ गया, आपको जवाब देना आ गया। जहां बचपन में वो पुलिस को देखते ही उसको पसीने छूट जाते थे, आज उसको पुलिस को डील करना, वो समझ गया कि पुलिस वाला भी एक इंसान है, उससे बात की जा सकती है, ऐसा नहीं कि वो जाते तुम्हारी गर्दन दबा दे। ये एक्सपीरियंस के बाद समझ में आया, पर बुरे एक्सपीरियंस से आए। तो हर नीच का ग्रह बुरे एक्सपीरियंस करवाने के बाद आपको डिफेंस कैसे करना है उसकी विद्या सिखा देता है। पर मंद ग्रह के साथ ऐसा नहीं, पिटे हुए ग्रह के साथ ऐसा नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का शुक्र पिट गया, किसी पाप ग्रह के कारण पिट गया, कैसे भी पिट गया, अब उसमें इंप्रूवमेंट का चांसेस कम। वो बार बार पत्नी से झगड़ा करेगा, परंतु बार बार फंसा रहेगा, बुढ़ापे तक फंसा रहेगा। पर पत्नी को डील कैसे करना उसको, मतलब 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में भी समझ में नहीं आया। ये फर्क है मंदे का। पर नीच का शुक्र हो जाएगा, एक 50 साल के आदमी से बात करके देखो जिसका नीच का शुक्र हो, उसके पत्नी से झगड़े नहीं हो रहे होंगे, जवान आदमी के हो रहे होंगे, क्योंकि वो सीख गया कि मुझे मेरी पत्नी से डील कैसे करना। वो सीख गया कि मुझे मेरी पत्नी के परिवार वालों की बुराई नहीं करनी है, तो सीख गया कला को। तो अब झगड़े नहीं हो रहे हैं, तो पत्नी भी कह रही है हाँ आप बुढ़ापे में आके सुधर रहे हैं, थोड़ा आप नहीं बोलते उल्टा सीधा पहले की तरह, अब थोड़ा बच्चे बड़े हो गए ना, इसलिए बच्चों के डर से फालतू नहीं बोल रहे, अब थोड़ी समझ आ गई इनके अंदर, नहीं तो अपने परिवार वालों के चक्कर में मुझसे ही लड़ते थे। परिवार वालों का चक्कर नहीं था उसका, ऐसा था, वो एक्सपीरियंस कर करके सीख जाता। हर नीच राशि का ग्रह आपको बार बार नेगेटिव एक्सपीरियंस करवा करके कुछ सिखा जाता। मंदे ग्रह में ये वाली बात सेंस नहीं होती। मंदा है सो है, चाहे वो मंगल मद्दा है। अब मंगल मद्दा हो गया तो क्या करेगा, गुस्सा दिलाएगा। आपने बहुत बुजुर्ग लोग देखे होंगे जो बुढ़ापे में भी इतने गुस्से में होते हैं कि पूछो मत, घर छोड़ के निकल जाते हैं छोटी सी बात पे। मेरे पास बड़े केस आते, जरा सा झगड़ा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, भाग जा। अरे भाई अभी उम्र देख, पहले तो तेरे पास जवानी थी, पैसा था, अब तेरी सेवा करवाने की उम्र है, तू छोटी सी बात के ऊपर उचक के घर भाग रहा है कि बहू ने टाइम पे मेरे को चाय नहीं दी, मैंने 3 बार आवाज मारी, ये तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मैं तो नहीं रहूंगा मेरे घर में, जा रहा हूं मैं तो, बाढ़ में जाओ तुम। चले जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाओ आप, रेयर केस जो मिलेंगे वो आपको बहुत कम मिलेंगे, गुस्से वाले केस ज्यादा मिलेंगे। गुस्सा और ईगो, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुस्सा और ईगो आदमी को ओल्ड एज होम तक पहुंचा देती है। ये ऐसी ना, मैं मंगल बद की बात करता रहता हूँ कि कभी कभी ओल्ड एज होम में भी घुमा देते हैं अगर हमने नहीं सुधार किया तो। मैं क्यों कहता हूँ मंगल बद को मंगल नेक करना बहुत जरूरी है। आज तो चल जाएगा तुम्हारा गुजारा, बाद में क्या करोगे, बुढ़ापे में क्या करोगे, वहां नहीं चलने वाला गुजारा। और ये लोग कष्ट उठाते ही रहते हैं। नालायक बेटा और बहू हमें लगता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उन बुजुर्गों में भी डील करने की थोड़ा सा समझ
बुढ़ापे तक डेवलप नहीं हो पाई है। इसलिए कहता हूं वो केस हैं, बट रेयर केस जो होते हैं बहुत कम होते हैं। तो दीपक जी ये है मध्य का सर और नीच का सर। बहुत खूब गुरुजी। ऐसा लग रहा है कोई बातों से कि एक कुंडली देखें तो नीच का ग्रह होना बेटर है, हाँ यस कोई डेफिनेटली। दूसरे अवस्था से। हाँ, तो लेकिन गुरुजी अगर उसी में दोनों का रेमेडी देना हो तो दोनों के रेमेडी में अंतर क्या होता है? एक बड़ा उदाहरण देता हूं, अमित शाह की हाँ, जी की कुंडली में 3 ग्रह नीच के, और अमित शाह जी के पीछे जी ना लगा हो तो आदमी टेंशन में आ जाता है कि जी क्यों नहीं लगाया मैंने। समझ लो बात को। उच्च के ग्रह वाले कुछ कोई समझ नहीं रहा कुछ भी, उसको कुछ भी तू तड़ाक से बात कर लेगा। उच्च का ग्रह उस व्यक्ति को एंजॉय करवा रहा है, उसमें तो फियर फैक्टर है नहीं ना। पर नीच के ग्रह वाला व्यक्ति जानता है डरा खुद कैसे डरा जाता है और डराया कैसे जाता है, नॉट वेरी वेल। ये नीच का ग्रह वाला आदमी जब भी पावर में आएगा, कोई भी व्यक्ति जिसका मंगल नीच का होगा, एक उम्र ऐसी आ जाएगी उसकी, वो अच्छे अच्छे को डरा देगा, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस कर चुका भय को, और वो जानता है डराने का मतलब क्या हो और कौन से लेवल का आदमी डर सकता है और किस बात से डरेगा। ही नोज वेरी वेल। सही है। उनको और हार्ट गुरुजी आ जाए। एक्चुअली, हाँ, इसी का रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन था। नीच का ग्रह अगर नवमांश में उच्च का हो जाए तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो ग्रह अभी बिल्कुल उच्च की तरह बिहेव करने लगेगा, कुछ तो हाँ, उसकी नहीं 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 नहीं, नीच का अगर बातें नहीं नहीं, रहेंगी। एक पैसे का नहीं दीपक जी, एक पैसे का हम्म, नहीं। नीच का ग्रह अगर उच्च का हो जाए तो बिल्कुल नीच भंग का वाला जो मैंने अभी बताया ना आपको सूत्र, डिट्टो कॉपी यही काम करेगा। नीच वाला ग्रह है वो जवानी में नीच ग्रह के एक्सपीरियंस कराएगा। एक उम्र के बाद वो उच्च वाले परिणाम देगा ही देगा। मंगल नीच का है, नवमांश में उच्च का हो गया, उसको प्रॉपर्टीज के मास्टर बनाएगा ही बनाएगा, मैनेजमेंट का मास्टर बनाएगा ही बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा ही बनाएगा उसको, वो फिजिकली भी स्ट्रांग बनाएगा उसको। मेरे पास एक मिस्टर इंडिया, जो पहलवानी वाले होते हैं वो दिखाते हैं क्या, वो मिस्टर इंडिया बोलते हो, मैं नाम नहीं लूंगा आप समझ जाओगे, ऐसे ऐसे डोले दिखा के बॉडी बिल्डिंग हाँ, पर है ना, वो समझ गए होंगे आप। उसमें भी एक खिताब होता है मिस्टर इंडिया, वो आते थे। अभी वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं और सेलिब्रिटीज को स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि पहले गुड़गांव में ही रहते थे। आप जान के हैरान होंगे उसका मंगल नीच का था, और वो मेरे पास इस सोच के परेशान आए थे कि साहब हर आदमी कह रहा है कि तूने गलत ट्रैक पे है, तू कहाँ फंस गया है। मेरे पास आए, मैंने देखा उनका नवमांश में मंगल उच्च का था। जैसे ही कहा, मैंने कहा आप तो बहुत अच्छी लाइन पकड़ के बैठे हो, आपके लिए तो जिम, पहलवानी, मुक्केबाजी, यही चीजें बेस्ट है। कहता है मैं ट्रेनर हूं और मैंने अभी मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है। जब से लेके आज तक, वो मेरे 12 साल पुरानी घटना है बता रहा हूं आपको, आज तक मेरे क्लाइंट। अगर मुझे सूत्र नहीं आता तो मैं भी बेवकूफों की तरह बोल देता यार ये लाइन गलत है। वो आज तक उसी लाइन से कमा रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो मंगल तो उनको आज तक दे रहा है मंगल, नीच का मंगल, वो भी अष्टम भाव में, मुझे आज भी याद है। आपको सही दिखाऊंगा है। हैरान हो जाओगे मीन। हाँ, तो ये आपको खुद को समझना पड़ेगा कि भाई चक्कर क्या है। धनु लगन के अंदर जो है अष्टम भाव में मंगल नीच का है, सही है। शुक्रिया गुरुजी। तो ये समझो उच्च के समान ही फल देंगे। हाँ विद्या शुक्रिया। भाटी जी, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मेरा नाम हर्षा है, एक्चुअली मॉम की आईडी से ज्वाइन किया है, हमने दोनों जी। ने ही आपसे सीखा है। मैंने पामिस्ट्री सीखी है ओ और मुझे पामिस्ट्री से रिगार्डिंग ही क्वेश्चन था, तो मैं पूछ सकती हूँ?
हाँ बताइए हर्षा। गुरुजी है ना, मुझे जो अपनी फिंगर्स होती है, आपने बताया था कि वहां पर अपनी राशियां स्थित है। जी जी। तो उस पे आपने बताया था कि अपन इस पे चर्चा करते हैं बाद में, बट वो आई थिंक वो कहीं मिस हो गया था। उस पे वापस कोई आपसे मुझे कोई सूत्र नहीं मिला था, तो मैं वो जानना चाहती थी कि यहाँ जो राशियां स्थित होती है वो कैसे फल दे रही है, अच्छा बुरा। वो आधार था जो हमारे ये फ्लैंजेस होते हैं, एक उंगली में 3 फ्लैंज होते हैं, हम्म। इन पर आड़ी हम्म। तिरछी रेखाएं होती, आड़ी हम्म। रेखाएं, तिरछी रेखाएं। हाँ। जिस हाँ। राशि के ऊपर जो हम ऐसे खड़ी वर्टिकल रेखाएं होती हैं वो बहुत अच्छी होती। जी वर्टिकल लाइंस इज वेरी गुड, दे शोज द फ्रेंड सर्कल एंड द सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल, ये बट बताया था आपने। हॉरिजेंटल जो लाइन होगी वो आपके शत्रु कह लो, या आप उसको कह लो कि आपका अपोजिट पोजीशन करने वाले उनको कह लो। तो ये जो राशियां हैं ये हमें इंडिकेट करती हैं कि कौन सी राशि अपने गुण ज्यादा मात्रा में दे रही है और कौन सी नहीं दे रही, या किसी पर हॉरिजेंटल भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, वो बिल्कुल प्लेन है। इट्स मीन ये अपना गुण नहीं प्रोवाइड कर रही। जी। ओके गुरुजी। वर्टिकल्स लाइन ज्यादा गुण, हॉरिजेंटल लाइंस कम गुण, प्लेन न्यूट्रल, बस ऐसे याद रख। वो अपर फ्लेंज में लूप बनते हैं, अलग अलग प्रकार जी। के लूप्स होते हैं, वर्टेक्स होते हैं उसके अंदर। वो आपके दिखाते हैं बहुत डीप में, ब्रेन के बहुत डीप में जाकर के बताते हैं आपके इमोशंस को, आपकी सेंसिटिविटी को, आपकी ऑब्जर्वेशंस को, आपकी एनालिसिस प्रोसेस को। ये सब उसमें जाकर के आपको दिखाते हैं। ठीक है। जी गुरुजी, धन्यवाद। ऑनलाइन में क्या है कि हर्षा, हर्षा ही नाम बताया ना आपने? जी, हर्षा हर्षा। हाँ मैं लक्कड़ आदि हूँ मैं। तो क्या होता है कि ऑनलाइन में मैं अब दोबारा लगता है कि मुझे पामिस्ट्री सिखानी पड़ेगी। एक उसमें बड़ी मिस्टेक ये हुई लगता है कि मैं जो है ना, क्योंकि मुझे आदत थी ये ऑफलाइन वालों की, तो उसमें क्या स्टूडेंट सामने ही हाथ रख देता है तो उनको हम पेन से निशान लगा देते थे, ये देख ये देख ये देख ये। होता वहां पर भी वही था कि सब वो अपने पे ही खोए रहते थे, बाकी सीखने पे ध्यान कम देते। फिर भी हाँ मेरे रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए, क्योंकि पामिस्ट्री का कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, गुड़गांव में नाम कर रहे हैं जो मेरे सिखाए हुए हैं, और वो बड़ा प्राउड होकर के बोलते हैं हमने गुरुजी से सीखा है बस हिसाब से, और ऐसा सिखाया है कि वो कहीं मात नहीं खाते हैं। तो पामिस्ट्री तो बड़ा मेरा पैशनेट सब्जेक्ट रहा है अपनी लाइफ के अंदर। बट उसमें भी थोड़ा सा ऑनलाइन में मुझे लगता है कि चीजें थोड़ा मिस हुई हैं। अब जैसे चर्चा हुई, अब होता क्या है कि मुझे नहीं ध्यान में रहता कि पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था। अब किसी स्टूडेंट ने नहीं छेड़ा वो टॉपिक, तो नहीं छेड़ा तो नहीं छेड़ा, चल दिया आगे। अब ये जो सेशन चल रहे हैं इस समय, आज दीपक जी ने बात छोड़ी, मैंने नीच भंग में भी इतना अच्छा नहीं बताया जो आज इनको प्रैक्टिकली बता दिया। मुझे याद नहीं आता कि मैंने नीच भंग के बारे में इस तरह से एग्जाम्पल दे करके अपने किसी क्लास में बताया। अब ये प्री माइंड सेट से थोड़ी आता हूं मैं, कभी कुछ बहुत अच्छा निकल जाता है, बहुत ही अच्छा। कल मैंने लाल किताब की क्लास पढ़ाई है सिर्फ पितृण पे, और पितृण मैं पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका। हमारी क्लास के एक स्टूडेंट ने कहा कि मैंने 3 बार आपका कोर्स ज्वाइन करा, पर इस बार का सबसे बेटर था पितृण के बारे में। शायद मोनिका वर्मा जी ने लिखा था, या पता नहीं किसने लिखा था, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा होता है कि मुझे एकदम से याद नहीं आता, बट वो क्या था। कभी कभी हम इतने गहराई में चले जाते हैं। आज नक्षत्र की बात अंकुश ने डाली, क्वेश्चन पुट किया, तो आज हम नक्षत्र में बहुत गहरे में गए। ये ड्यूटी स्टूडेंट्स की है
कि वो मुझे गहराई में ले जाए, मुझे मदद करें। और कुछ बैचेस ऐसे भी होते हैं जो बीच में टोका टाकी करते रहते हैं हैं? ये वो खींच के लाना चाहते हैं अपनी कुंडली पर, बस तो वहां डेप्थ नहीं जा पाता, मिस हो जाता है चीजें। जितना डेप्थ में ले जाओगे, इसीलिए मैंने संडे का एक क्लास रखा जिसमें मेरे ऊपर ये बर्डन ना हो भाई कौन सा क्या है, कि तुम्हारी वो जिम्मेदारी नहीं है भाई मेरी कि तुम्हारी कुंडली का जवाब दूंगा, मैं तुम्हारे प्रेडिक्शन करके दूंगा, कि एक पैसे की जिम्मेदारी नहीं। तो यहाँ मैं खुल करके बोलता हूँ। कोई कहे कि ये कितने दिन में क्या होगा, मैं स्पष्ट रूप से बोलता। तो ये प्रणाम सेशन गुरुजी। के लिए रखा। ठीक है, हाँ अभिषेक जी। गुरुजी तो मतलब वर्टिकल लाइंस अपनी फ्रेंडली लाइंस होती है और वही अपन को उस राशि से रिलेटेड अपन को अच्छे जो राशि के ट्रेड्स है वो फल देगी। मैं बताऊं हर्षा, क्या है कि अगर आपको थोड़ा वैदिक ज्योतिष का ज्ञान है, या लाल किताब में एक पामिस्ट्री का पूरा चैप्टर है, जी और वो लाल किताब क्या है कि उसको पामिस्ट्री से रिलेट करके देख रही है आपकी कुंडली को, और उसमें सारे सूत्र लिखे हैं। जी गुरुजी। सूर्य शनि का जो कंसेप्ट है कि सूर्य शनि टकराए या साथ आ जाए, ये वो पामिस्ट्री का कंसेप्ट है। बड़ा प्यारा है, सूर्य शनि आपस में टकराए, शुक्र मारा जाए। ये और कहीं नहीं लिखा है, ये पामिस्ट्री में लिखा हुआ है। अब कुछ सूत्र के बारे में जो लोग जैसे लाल किताब पढ़ के आते हैं, तो उनको लगता है यार ये गुरुजी ने बड़ा अच्छा बता दिया, हमने पढ़ा नहीं था, कुछ डिफरेंट है। पढ़ा तो भाई मैंने लाल किताब से ही था, पर आपको ये नहीं बता रहा कि ये पामिस्ट्री से उठाया है कि मैंने यहां से उठाया। इसलिए वो सूत्र तो सटीक होता है, पर उसको लगता है यार ये पता नहीं कहां से आया। तो जो लोग ये लिखते हैं कि यहाँ लाल किताब का कोई बेस नहीं है, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ पामिस्ट्री तो उन्होंने पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि उनको समझ से ही बाहर है। पामिस्ट्री को लाल किताब में समझने के लिए पहले आपको पामिस्ट्री आनी चाहिए, और फिर ज्योतिष का ज्ञान भी होना चाहिए, जब तो आप रिलेट कर पाओगे। आपको ना पामिस्ट्री पता ना वैदिक ज्योतिष पता, और आप रिलेट करने के चक्कर में आपने 4 लाइनें पढ़ी, हो ये यार ये तो सब बकवास। उस पे आ गया कि शुक्र के बुर्ज पर जाली बनी हो। कई बार तो उनको लैंग्वेज नहीं समझ में आती, बुर्ज क्या है? बुर्ज आपका पर्वत है। अभी उर्दू का शब्द है बुर्ज, उठा हुआ स्थान शुक्र का, उस पे जाली बनी हुई है। उसने कह दिया कि शुक्र मंदा, बड़े अच्छे से डिफाइन कर दिया उसमें। अब इस बात को पामिस्ट्री की किताब में नहीं पामिस्ट्री की जो कीरोमेंसी बुक्स है उनमें नहीं है, लिखा हुआ ही नहीं है। अब मैं जब पामिस्ट्री करता था प्रैक्टिकली, मैं जब उठा कर देखता था, अरे यार मैं शुक्र के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं का नियम नहीं है कि शुक्र उठा हुआ है तो अच्छा, के बैठा हुआ है तो अच्छा। प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए पामिस्ट्री लोग सीखते बहुत है, पर समझ में बहुत कम लोगों के आती है, रेयर लोगों को समझ में पामिस्ट्री आती है। अब जो मेरे यहाँ रह करके मतलब है, जो मेरे यहाँ फिजिकल आ करके जिन्होंने सीखा, वो बड़ा अच्छा कामयाब, बड़े अच्छे कामयाब हो रहे। और आज भी मैसेज आते रहते कि गुरुजी मैंने उसको बारे में बहुत अच्छा बताया, उसके बारे में बहुत अच्छा बताया, कि मौका मिला मिलवाऊंगा आप लोगों को ऑनलाइन। तो उनको पामिस्ट्री के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वो गुरुजी मैं पितृदोष भी जो है पामिस्ट्री से देख रहे बिल्कुल। हैं। हमने वो पितृदोष कैसे देखा जाता है वो भी पामिस्ट्री से बताया, काल सर्प दोष कैसे देखा जाता है वो भी पामिस्ट्री से बताया। तो ये एक मेरा, अब ये आप कहेंगे कीरोमेंसी की बुक में नहीं लिखा, तो जब कीरोमेंसी हमने पढ़ी हमने कहा नहीं भाई इंडिया में ये नहीं चलेगा मामला, समथिंग इज मिसिंग। और फिर जब पढ़ा तो पता चला समथिंग नहीं, बहुत कुछ मिसिंग है। इंडिया की पब्लिक पे ही नहीं काम कर रहे। तो खोज की, रिसर्च की, तो पता चला कि भाई फिर और सूत्र निकल के आए। तो लाल किताब ने, पामिस्ट्री ने मुझे बहुत मदद दी
उन चीजों को समझने में। देखा, मैं अपने सीक्रेट्स रिवील करता रहता हूँ है अपने इस सेशन में। नमस्कार सर। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी। नमस्कार सर। हाँ मंजू जी, मैं आता हूँ 1 मिनट, है ना, मैंने देख लिया। सर मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ। सर मेरा क्वेश्चन गोचर के बारे में था सर, कि अगर सपोज की लग्न कुंडली में, अगर सपोज की अगर हम गुरु को लेते हैं, अगर गुरु अगर सपोज सपोज की 7वें घर में हो, और अभी जैसे मतलब 7 नंबर की राशि में, और अभी गुरु जैसे 2 नंबर की राशि में गया, तो सर इसको एग्जैक्ट देखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपका जो गोचर है वो काम कैसे करता है। 3 ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट है, गुरु, शनि और राहु। अब गुरु किस राशि में गया तो आपने अपनी कुंडली देखनी है। जैसे अगर मान लो आप कर्क लगन के व्यक्ति हैं, जबकि है नहीं, मैं बता दूं अभिषेक जी कर्क लगन के नहीं है, पर मैं मान रहा हूं कि समझाने के लिए कि मान लो कर्क लगन के व्यक्ति हैं, तो 11वें भाव में वृष राशि, तो हम क्या कहेंगे कि गुरु इस समय 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो उनमें गुरु हैं किस भाव के स्वामी, तो आप कहेंगे जी ये तो 9वें भाव के स्वामी है, 6ठे भाव के स्वामी। तो आप इमेजिन कीजिए 9वें भाव का स्वामी अगर 11वें में जाएगा तो क्या होगा, 6ठे में जाएगा तो क्या होगा। तो उस हिसाब से आपको सेट करना है, सिंपल। दूसरा क्या करेंगे, चंद्रमा से वो कहाँ गया, तो आपके कुंडली के चंद्रमा से गुरु कहाँ गया। अगर मान लो आपका चंद्रमा बैठा दशम में मेष राशि में, तो आप कहेंगे गुरु आ गए जी दूसरे भाव में। चंद्रमा से क्या बढ़ाएगा, वो धन बढ़ाएगा, भाग्य बढ़ाएगा, प्रमोशन बढ़ाएगा। सिंपल सी बात है, हो गया गोचर। सर गुरु से काउंट नहीं करेंगे? लग्न कुंडली से गुरु को काउंट नहीं नहीं करेंगे? नहीं, ये तो गलती कर जाते हैं। लगन से देखना है कि लगन कुंडली से आपका जिस भाव में गया है, जिस राशि में गया है, वो भाव कौन सा बनता है, और चंद्रमा से देखेंगे। लगन से देखेंगे, चंद्रमा से देखेंगे। और दूसरा सर अष्टक वर्ग में ये भी देखेंगे कि वहाँ पे कितना मार्क्स उसको मिला हुआ है, उसके हिसाब से वो कितना मजबूत होगा और क्या होगा उसको। सर्वाष्टक वर्ग से नहीं, फिर गोचर देखना है भिनाष्टक वर्ग से देखिए। विनाष्टक वर्ग, सॉरी सर। यस, भिनाष्टक वर्ग से देखिएगा। भिनाष्टक वर्ग में देखिएगा कि किस हाउस में ज्यादा उसको नंबर मिले। 7 नंबर मिले तो बहुत ही बेस्ट है। अब जब भी वो ग्रह घूमता हुआ ऐसी राशि में आएगा जहां पर नंबर ज्यादा मिले हुए, उस समय गोचर का वो ग्रह है उसको अच्छे परिणाम देगा। हम मान लो गुरु जब ऐसी राशि में है जहां पे 7 नंबर मिले हुए हैं तो बड़े अच्छे परिणाम देगा। और एक 2 ही नंबर वाली राशि में आ गया, 3 नंबर वाली राशि में आ गया, मतलब जहां पे नंबर कम मिले हुए हैं, तो वहां पर गुरु अपना अच्छा परिणाम नहीं देगा। उल्टा कम में आने से उल्टा साइड इफेक्ट भी दे सकता है। तो ये रिसर्च का विषय है। अगर आपको गोचर को बहुत गहराई से सीखना है तो भिनाष्टक जरूर सीखें। राइट। भिनाष्टक आपके गोचर को बहुत आसान, बहुत क्रिस्टल क्लियर बना देता है, भिनाष्टक का ज्ञान होना। थैंक यू सर। देखो अब ये भिनाष्टक कई लोगों के लिए नया शब्द होगा, है ना, और लोग करते हैं कि, और ये वैदिक का बहुत मजबूत कंसेप्ट है, ये भी मैं बता दूं। बट वो कहेंगे आयुर्वेद हमने सब पढ़ लिया जी, वैदिक तो हमें आता है। हमारे पास अक्सर फोन आते हैं, तो मेरा जो लड़का, हमारा ये जो आर्य है, ये मेरे को आकर के कहेगा कि गुरुजी एक व्यक्ति है ना कोर्स सीखना चाहता है। मैं बहुत अच्छी बात, पर उसको ज्योतिष बहुत अच्छे से आता है। मैंने कहा कि कौन सा ज्योतिष आता है, कहते वैदिक आता है। मैंने कहा आने दो क्लास में, उसको वैदिक ज्योतिष आता है तो और भी अच्छे तरीके से लाल किताब सीखेगा वो तो। नहीं जी, वो वैदिक भी सीखना चाहता है आपसे, वैदिक में आना चाहता है। अभी कुछ लोग नए इंडिविजुअल चार्ट्स में आए हैं हमारे पास, आने दो। जो क्लास में होते हैं तो प्रश्न पूछते ही मुझे, मैं समझ जाता हूँ कि वैदिक कितना अच्छा आया है। प्रश्न पूछने से ही हम एनालिसिस कर लेते हैं।
और हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं कह देता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को मैं समझ जाता हूँ कि कौन व्यक्ति कितना सीखा हुआ है, कितना समझा हुआ है। मैं बोलता नहीं हूँ पर मैं समझ जाता हूँ कि बंदा कहाँ तक सीखा। और हमारी इस बात से लड़ाई नहीं, हम बैठे ही सिखाने के लिए, वही हम है किस लिए? हम तो सिखाने के लिए बैठे हैं। नहीं आता कोई बात, आप सीखो, नया सीखो, हम बैठे ही इस वास्ते। हमारा ये काम थोड़ी केवल आपको एग्जाम में नंबर देना कि 10 में से 9 आए कि 0 आए कि 1 आए। चाहे आप 0 पे आए हैं तो भी हम सिखाएंगे, आप 10 में से 9 मार्क्स लेके आए तो भी हम सिखाएंगे। इट्स अवर ड्यूटी। जो आ गया ठीक है? हाँ बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जैन साहब बताओ, देव कुमार। जय गुरुदेव गुरु जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न था कि हर ग्रह की अपनी एक दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि, पर उसमें गुरु, मंगल और शनि की अपनी अपनी उनके पास 3 दृष्टि होती है। तो 3 दृष्टि अलग अलग क्या बताती है? इसके पीछे में मेरा जो है ना क्लास में का वीडियो है एक, उसमें देखना, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया और ये बड़ा प्रश्न है। चौथी दृष्टि अगर मंगल की देखनी है तो क्या दिखाती है, 8वीं दृष्टि क्या दिखाती है, सबके अलग अलग मायने और बहुत गहरे मायने। जब मैंने ये वीडियो डाला था यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोगों ने लिखा, ये गजब का कंसेप्ट आपने दिया है क्या? अब गुरु की 9वीं जो दृष्टि होती है, मैं शॉर्टकट में बता दूं, गुरु की जो 9वीं दृष्टि है, आप म्यूट कर लो। हाँ, गुरु की 9वीं दृष्टि जो होती है भाग्यवर्धक होती है। 5वीं दृष्टि प्रेम वर्धक होती है, संतान वर्धक होती है। 7वीं दृष्टि सलाह है, सिर्फ अपनी गाइडेंस के लिए होती है। 7th दृष्टि जो गाइडेंस के लिए होती है, पर कुछ ग्रह के नेचर पर डिपेंड करता है। गुरु का नेचर है कि कोई स्टूडेंट माने ना माने, तुम अपना लेक्चर पूरा दो, अपना ज्ञान पूरा दो, वो कैसे लेता है वो जाने, उसका कान पकड़ के 2 थप्पड़ मारता नहीं। अब शनि की सोच बिल्कुल अलग है। शनि कहता मैंने सप्तम भाव देख दिया कि भाई या तो मेरी मान ले, नहीं मैं कान पे मारूंगा तब। हाँ फिर देख लेते हैं ना, गड़बड़ करी और मैं पकड़, वो सप्तम भाव में शनि की दृष्टि है। राहु कहता है मैं दृष्टि देता ही इसी चक्कर में हूं कि हाँ फंसाऊं, ढंग से फंसा के रखूंगा मैं, उलझा के रखूंगा तुम्हें। तो हर ग्रह का नेचर अलग है, दृष्टि के मायने अलग होते हैं, ये चीज को समझ। हाँ मंजू जी। गुरु जी, आपने ये किस वीडियो में बताया एकदम डिटेल से? अब वो ढूंढना पड़ेगा यार, वो 500 से वीडियो है। मेरे तो वैसे ही याददाश्त का मामला ऐसा ही रहता है कि इतने दिमाग में कंसल्टेशन होती है और होती है, तो भाई मैं तो बिल्कुल याद नहीं है, पर मैंने डाला हुआ इतना याद। यूट्यूब पे है? यूट्यूब पर, ओके, यूट्यूब पे है, ठीक है, नहीं तो धन्यवाद हमारी गुरु ऐप में जी। आर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस वाले कोर्स में तो है ही है वो। अब मुझे ये याद नहीं है कि वो आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन वाला कौन सा था, 3-4 हैं ऐप पर मेरे पढ़ाए हुए, तो मैं बिल्कुल रिमेम्बर नहीं। हाँ मंजू जी, म्यूट पर हैं आप। हाँ जी, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे D1 में चार्ट अलग तरह का है, आप कह रहे हैं नवमास में जाके सुधार ले लेता है जी, तो वो चेंज हो जाएगा, तो D9 का ही माना जाएगा? लास्ट चीज मानी ही जाती है D9 की। जैसे हाँ, कोई पेड़ D9 की मानी कितना जाती भी पेड़ देखने में कितना भी सुंदर हो, पर उसकी तारीफ उसके फल के मिठास से होती है। एक आम का पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और आम भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, पर जैसे ही आप आम खाओगे, अगर आम बड़े मीठे हैं, बड़े रसीले हैं, तो आप कहोगे पेड़ बहुत अच्छा है। अगर आम नहीं बढ़िया है तो वे ऐसे ही नौमांच है। ठीक है। गुरुजी, फिर आपने जो राशि तुल्य नवमास बताया कि इसमें ज्यादा सटीक पता लगेगा, तो फिर D9 की माने या राशि हे तुल्य नवमास भगवान, चेंज मंजू होगा? जी दोबारा सुनो, उसको दोबारा सुनो। राशि तुल्य नमाज दशाओं को देखने के लिए, अच्छा, दशाओं को देखने के लिए ये? हाँ, ताकत को देखने के लिए थोड़ी बताया ओके, मैंने। ये तो अभी अंतर है, आपको करेक्ट है। मालूम होना चाहिए ना। हाँ ठीक है गुरुजी। अच्छा गुरुजी, हाँ। एक चीज और पूछ रही थी, कल एक कुंडली मैंने देखी, उसका जो D1 और D9 का सेम लगन था। 6 हम्म। राशि कन्या राशि थी, और D9 और D1 दोनों में, और दोनों में ही बुध बैठा हुआ था।
तो जी। फिर तो हम मतलब उसमें राशि तुल्य नवमास तो अपने आप ही बन गया वो। हाँ और जैसे अभी आपने बताया कि जैसे D1 में कोई नीच का ग्रह है और D9 में उच्च का हो जाता है, और जी, इसका उल्टा हो जैसे D1 में कोई उच्च का बैठा है। वो मैंने सूत्र मंजू जी बहुत समझा रखे। डिविजनल चार्ट में नवमान 6 में आप एक बार दोबारा पढ़ो, है ना, ओके, थैंक क्योंकि यू। बहुत रिपीटिशन है फिर तो। हाँ जगदीश जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ, जब हम मैं हॉबी के लिए करता हूँ ये, और हमारे जो रिलेटिव में मैचिंग के लिए देखते हैं यंग लड़के लड़की के लिए, तो अष्टम में अगर पाप ग्रह आ जाए, मारक ग्रह आ जाए नवमा में, और जी द्वितीय भाव में भी कोई तो हम क्या सोचे कि द्वितीय भाव में तो एक्स्ट्रा कुछ मैरिज पहले कोई संबंध होगा या शुभ ग्रह नहीं होता है तो नहीं क्या? नहीं नहीं, इसको देखने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। वो ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा कि जब तक कुंडली मेरे सामने नहीं होगी कि क्या पॉइंट आप समझना चाह रहे हो किस तरीके से। मारक ग्रह अगर अष्टम में गया नवमांश के अंदर, तो वो क्या चीज है क्या नहीं है वो अलग चीज है ना। मारक डेफिनेट कोई भी ब्रेक हो नहीं सकता होगा। है, मारक कोई भी हो सकता है, सप्तम भाव का लोड भी हो सकता है, सेकंड हाउस का लोड भी हो सकता है। तो आप किसको कह रहे हो मुझे थोड़ी पता है। और नहीं, इसके लिए आपको मैं एक पता है। बता दूं, हमारी ऐप के ऊपर मैच मेकिंग के ऊपर मेरा एक स्पेशल कोर्स है। आप उसको देखेंगे तो वो मैंने बहुत डिटेल में बोला है उसमें। मतलब मैंने उसमें परचेस किया हुआ है, हाँ देखना। बस उसमें देखिए, उसमें आंसर जरूर मिलेगा। क्योंकि जब एक छोटा टॉपिक लेके आप उसको डेडिकेटेडली 15-20 क्लासों में पूरा करते हो ना, तो फिर ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है अगर आप ध्यान से समझो। अच्छा, हाँ थैंक यू। सुदीप मंडल सर जी। जी। हाँ सर, मेरे ना कुछ क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ। पहली बात कि अगर भाई टाइम आ, बहुत हो चुका है सुदीप, बहुत सारे क्वेश्चन मत बताओ, एक पॉइंट अच्छा बताओ बस, है ना। हाँ अच्छा, आपने बोला था कि शनि 3 में बैठता है तो मंगल को जहर देता है। अभी अच्छा अभी मंगल के रिजल्ट्स खराब होंगे, लेकिन मंगल अगर 12 में बैठे 12th हाउस में, तो मंगल तो वैसे ही खराब घर में बैठ गया, लॉस के भाव में, तो मंगल के रिजल्ट क्या और भी खराब होंगे? नहीं, कौन से मेरे वीडियो में देखा पहले तो ये बताओ, क्योंकि ये मेरी थ्योरी होती नहीं, मैं अपने बात से ही पकड़ लेता हूँ, ये मेरा थ्योरी नहीं है। नहीं सर, आपने एक वीडियो में बोला था कि मंगल कौन अगर से? ये शनि अगर हाँ तीसरा हाँ, तो वो आप मेरे को शनि भेजना। थर्ड हाउस में। कोई बात नहीं सुदीप, मुझे भेजो एक बार, है ना, मैं समझू क्या चीज मैं कहने का, मेरा किस कॉन्टेस्ट में क्या कह रहा हूँ। कभी कभी विद्यार्थी मिस कर जाते हैं कि जैसे अभी प्रश्न आया था तो मैंने कहा भाई वो राशि तुल्य नवमांश तो दशा देखने के लिए, वो स्ट्रेंथ देख रहे थे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि किस कॉन्टेस्ट में मैं क्या बात कह रहा हूँ। हाँ संध्या जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मैंने एक ही क्वेश्चन किया था, विपरीत राजयोग 6, 8, 12 में सौम्य ग्रहों से बने तो क्या प्रभाव देता है? जैसे विपरीत चंद्रमा राजयोग, 8वें का विपरीत स्थान में होकर राजयोग, 6ठे में बैठा है। विपरीत राजयोग में जब तक पाप असर नहीं होगा वो बनता ही नहीं। अच्छा, पाप ग्रहों का ही होता है। पाप अ- ग्रहों अ- से नहीं, पाप असर बताया है संध्या जी। पाप असर का मतलब कोई पाप ग्रह देखे। अच्छा, ठीक। हाँ ठीक ठीक है। है, प्रणाम। चलिए धन्यवाद आप सब लोग।